हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए गाइस, एसएससी एमटीएस हवलदार के एग्ज़ाम सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इस वाले वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस हवलदार परीक्षा के लिए जीके जीएस के हाल ही के टीसीएस के द्वारा पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, ये हमारा एसएससी एमटीएस हवलदार की परीक्षा के लिए ये हमारी पहली क्लास रहेगी, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। देखिए, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो ही वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें आप लोग, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को क्लासें नहीं मिल पाएंगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, भारत में किस खदान में सोने के भंडार पाए जाते हैं? तो देखिए, भारत में कोलार में सोने के भंडार पाए जाते हैं, तो कोलार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस खदान के बारे में कुछ बातें हैं, उन्हें भी जान लीजिए। देखिए, भारत में कोलार की खान में सोने के भंडार पाए जाते हैं, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। बात करें ये कहाँ पर स्थित है, तो ये कर्नाटक के कोलार जिले में स्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, कोलार गोल्ड फील्ड्स को कभी एशिया में सबसे बड़ा माना जाता था, ये भी फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। दूसरे क्वेश्चन की हम बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखेगा कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने भारत को ब्रिटिश शासक से मुक्त करने के लिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी? क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। सुभाष चंद्र बोस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम सुभाष चंद्र बोस की, तो सुभाष चंद्र बोस ने भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करने के लिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। दूसरी बात, उन्हें सबसे प्रभावशाली स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। उनके प्रसिद्ध कुछ नारों में है, जैसे कि दिल्ली चलो, जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये शामिल है। बात करें आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था, तो आज़ाद हिंद फौज का गठन 17 फरवरी 1942 को हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें भारतीय युद्ध बंदी भी शामिल थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा तीसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु नहीं है? कौन सी एक उपधातु नहीं है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो कार्बन जो है ये उपधातु नहीं है, तो कार्बन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए, जैसे कि सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, ये उपधातु हैं। टिन जो है ये एक धातु है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, सत्य का प्रयोग पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है? तो सत्य का प्रयोग पुस्तक मोहनदास करमचंद गांधी पर आधारित है, तो मोहनदास करमचंद गांधी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके बारे में जान लीजिए। सत्य के साथ मेरे प्रयोग मोहनदास के गांधी की आत्मकथा, जो उनके बचपन से लेकर शुरुआती स्वतंत्रता संग्राम तक के जीवन पर आधारित है। यह मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई है, यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। और 1925 से 1929 तक उनकी पत्रिका नवजीवन में साप्ताहिक किस्तों में प्रकाशित हुई थी, यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा पांचवा। सो गाइस, पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? देखिए, टप्पा जो है, टप्पा जो है संगीत, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। टप्पा की अगर हम बात करें तो टप्पा जो है ये उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। टप्पा एक अर्धशास्त्रीय संगीत है जो प्राय पंजाब से आता है, तो टप्पा जो है ये पंजाब का शास्त्रीय संगीत है, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, रसिया हुआ जैसे कि और बिरहा हुआ, कजरी हुआ, ये उत्तर प्रदेश के लोक संगीत हैं, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। रसिया को ज़्यादातर राधा और कृष्णा के विषयों के साथ गाया जाता है, और विरहा बिहार और उत्तर प्रदेश की एक लोकगीत शैली है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कजरी की अगर हम बात करें तो कजरी जो है उत्तर प्रदेश का एक मौसम आधारित संगीत है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। छठा क्वेश्चन देखिएगा। छठा क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था वर्ष 1986 में। तो
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये वर्ष 1986 में पारित किया गया था। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत की संसद द्वारा 1986 में पारित किया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, इसे संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पारित किया गया था और ये 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। इस अधिनियम का उद्देश्य मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के निर्णयों को लागू करना था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, अगला क्वेश्चन क्या है 7वां, कि कोशी नदी का प्राचीन नाम क्या है भाई। तो कोशी नदी का जो प्राचीन नाम है वो है कौशिकी। कौशिकी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोशी नदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें उन्हें जान लीजिए आप लोग, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोशी नदी का प्राचीन नाम कौशिकी है। इसे सप्तकोशी के नाम से भी जाना जाता है, यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। देखिए, इसकी 7 नदियां हैं और नेपाल और बिहार से होकर बहती हैं, यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है, यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 8वां, बूढ़ी गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है। तो देखिए, बूढ़ी गंगा को गोदावरी नदी के नाम से जाना जाता है, तो गोदावरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोदावरी की अगर हम बात करें तो गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसलिए इसे ब्रज गंगा के नाम भी इसे दिया गया है, ब्रज गंगा का नाम भी इसे दिया गया है। तो ऑप्शन में अगर ब्रज गंगा हो तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं। दूसरी बात, गंगा के बाद गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, यह भी आपको ध्यान रखना है। इसका जो स्रोत है महाराष्ट्र के त्रंबकेश्वर में है, यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ये महाराष्ट्र हुआ, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्यों से बहते हुए 1465 किलोमीटर पूर्व में बहती है, यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस, नवा क्वेश्चन देखेगा क्या है। नवा क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूलिंग कब शुरू किया गया था। तो देखिए, बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूलिंग जो है ये शुरू किया गया था वर्ष 1916 में, तो वर्ष 1916 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब होम रूलिंग के बारे में कुछ बातें उन्हें जान लीजिए। देखिए, होम रूलिंग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 28 अप्रैल वर्ष 1916 को मद्रास में हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अप्रैल 1916 में बेलगाम में बाल गंगाधर तिलक द्वारा इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। 10वें क्वेश्चन की हम बात करेंगे। 10वां क्वेश्चन देखेगा भाई, भारत के संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद हैं। तो भारत के संविधान में मूलतः कुल 395 अनुच्छेद हैं, तो 395 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान में 395 अनुच्छेद और 22 भागों और 12 अनुसूचियों में विभाजित किया गया था। भारतीय संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियां थीं, अलग अलग संशोधनों द्वारा 4 और अनुसूचियों द्वारा जोड़ी गई। अब कुल मिलाकर 12 हो गई हैं, यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। 11वें क्वेश्चन की हम बात करेंगे। 11वां क्वेश्चन देखेगा भाई, गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई थी। तो गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा की जो स्थापना है तो ये की गई थी वर्ष 1919 में, तो वर्ष 1919 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सत्याग्रह सभा 1919 में महात्मा गांधी द्वारा स्थापित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और इसे रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह सभा की स्थापना हुई थी, यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। रॉलेट को 1919 के अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा, ऋग्वैदिक काल में आर्यनी किसकी देवी हैं। तो ऋग्वैदिक काल में आर्यनी किसकी देवी हैं। 1 ऑप्शन वी 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देखिएगा भाई, किसे भारत में लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है वल्लभ भाई पटेल को, तो वल्लभ भाई पटेल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वल्लभ भाई पटेल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उन्हें जान लीजिए आप लोग। भारत की मजबूती में सरदार वल्लभ भाई पटेल का अहम योगदान रहा है। उन्होंने भारत में कई छोटी और बड़ी रियासतों को शामिल किया, इसलिए उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है।
स्वतंत्रता संग्राम में सरदार का योगदान भी अतुलनीय रहा था। वह देश के पहले उप प्रधानमंत्री थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है वो पटेल की है। 1991 में सरदार पटेल को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। 14वें क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो भाई 14वां क्वेश्चन हमारा है कि लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो लाहौर में बादशाही मस्जिद का जो निर्माण है ये औरंगज़ेब के द्वारा करवाया गया था। तो औरंगज़ेब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बादशाही मस्जिद की अगर हम बात करें तो लाहौर की बादशाही मस्जिद को औरंगज़ेब ने 1673 में बनवाया था। दूसरी बात, औरंगज़ेब को आलमगीर शीर्षक के तहत दिल्ली में ताज पहनाया गया था। औरंगज़ेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। लाल किला दिल्ली की मोती मस्जिद भी औरंगज़ेब ने बनवाई थी। सो गाइस 15वां क्वेश्चन देखेगा, भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। 13 अनुसूची। तो 13 अनुसूची आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों से संबंधित है। इस अनुसूची में 18 विषय हैं। इसे 1992 के 72वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 16वें क्वेश्चन की हम बात करेंगे। सो गाइस 16वां क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित प्रसिद्ध व्यक्तियों में से गोदान और सर्वोदय आंदोलन के लिए किसे जाना जाता है। आचार्य विनोबा भावे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आचार्य विनोबा भावे को जाना जाता है। विनायक नरहरि विनोबा भावे को अक्सर आचार्य कहा जाता है। तो इनका पूरा नाम क्या है, विनायक नरहरि विनोबा भावे। प्रसिद्ध गोदान आंदोलन की शुरुआत आचार्य विनोबा भावे ने की थी, यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। उन्हें मोहनदास करमचंद गांधी जी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माना जाता है, यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1527 में खानवा का युद्ध में राणा सांगो को किसने हराया था। तो बाबर ने हराया था। तो बाबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाबर पहले मुगल सम्राट थे, यह फैक्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 1527 में खानवा की लड़ाई में बाबर ने राणा सांगा को हराया था। 1526 में बाबर ने पानीपत में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और उसके अफगान समर्थकों को हराया था, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। 1529 में बाबर ने बिहार में गोगरा की लड़ाई में अफगानों को हराया था, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, 1528 में बाबर ने चंदेरी पर एक और राजपूत शासक मेदिनी राय पर कब्जा कर लिया था, मेदिनी राय से कब्जा कर लिया था, यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो चंदेरी का जो युद्ध हुआ था ये कब हुआ था, 1528 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई थी, किसके बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में हुई थी, किसके बीच में, हेमू और अकबर के बीच में। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी, मराठा और दुर्रानी साम्राज्य के बीच में, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डिगामा की मृत्यु 1524 में कहां पर हुई थी। कोची। तो कोची आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वास्को डिगामा एक पुर्तगाली खोजकर्ता थे। वह समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपीय था, यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। वास्को डिगामा 20 मई 1498 को कालीकट में भारत आया था। 29 अगस्त 1498 को वास्को डिगामा कालीकट से रवाना हुआ, यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। 1524 में कोची में वास्को डिगामा की मृत्यु हो गई थी, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा भाई, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1934 के तहत 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना खालिस्तान की पूंजी के साथ की गई थी। कुल 5 करोड़ पूंजी के साथ की गई थी। तो 5 करोड़ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, यह आपको ध्यान में रखना है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, यह भी पेपर में पूछा जा सकता है। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसके मुख्यालय की अगर हम बात करें तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, मुंबई महाराष्ट्र में। आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी, यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। भारतीय रिजर्व
बैंक अधिनियम 1934 में पारित किया गया था, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। आरबीआई को बैंकर बैंक भी कहा जाता है। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। आरबीआई 1 रुपये से ऊपर के सभी करेंसी नोट जारी करता है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, सर ओर्सबोन स्मिथ रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सीडी देशमुख रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। आरबीआई की नियुक्तियां वो भी देख लीजिए आप लोग जून 2022 तक। तो वर्तमान आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, महेश कुमार जैन, एमडी पात्रा, एम राजेश्वर राय और टी रविशंकर नाम के 4 डिप्टी गवर्नर हैं, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने दृष्टिबाधित लोगों की मदद के लिए एक मोबाइल ऐप मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर MANI लॉन्च किया है, यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। तो आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसको ब्लू पर्वत के नाम से जाना जाता है? तो ब्लू पर्वत के नाम से किसे जाना जाता है? नीलगिरी पहाड़ियां। तो नीलगिरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए एक है फावगुई चोटी, जो फावगुई चोटी को मिजोरम के ब्लू माउंटेन के रूप में भी जाना जाता है, जो लोंगटाई जिले में स्थित है। ये लुशाई हिल्स की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जो मिजोरम और त्रिपुरा में पटकाई पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। इन चोटियों को देवताओं के निवास स्थल के रूप में भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।